नमस्कार, सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरी सहयोगी मनीषा आपको देंगे इस समय के ताज़ा समाचारों की विस्तृत जानकारी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार से। दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से किया इनकार। कोर्ट केजरीवाल की याचिका के साथ ही नई अर्जी पर 22 अप्रैल को करेगा सुनवाई। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने कहा, देश में नहीं कोई लोकतंत्र। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, हार की हताशा में कांग्रेस ने ढूंढा बहाना। अपनी अप्रासंगिकता का दोष, वित्तीय परेशानियों पर मढ़ रही है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस में विरोध के सुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। बताया, इंदिरा राजीव गांधी की विरासत का अनादर। कहा, बेरोजगारी और असमानताओं का समाधान जाति जनगणना नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। उधमपुर से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने भरा नामांकन। मध्य प्रदेश के धार में कल से शुरू होगा भोजशाला का ASI सर्वे। हाईकोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय टीम करेगी वैज्ञानिक सर्वेक्षण। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मामले में दखल न देने की कही बात। बदायूं दोहरे हत्याकांड में फरार दूसरा आरोपी जावेद आया गिरफ्त में। पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। जावेद पर 25,000 रुपए का था इनाम। कर्नाटक के राज्यपाल ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले विधेयक को किया खारिज। राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। खेलों में IPL 2024 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी नहीं करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ऋतुराज गायकवाड़ को मिली टीम की कप्तान। और मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से उन्हें इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ED द्वारा संभावित गिरफ्तारी से संरक्षण चाहते थे। ED ने विरोध किया था कि मुख्य मामले के साथ ही नई याचिका की सुनवाई हो। ED से केजरीवाल की नई याचिका पर जवाब मांगा। कोर्ट आगे समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री एवं उधमपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अपना कठुआ में नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह व अन्य भाजपा नेता भी थे। बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक कठुआ के कालीबाड़ी चौक में जमा हुए। यहां से रोड शो करते हुए जितेंद्र सिंह जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भाजपा ने तीसरी बार भरोसा जताया है। इससे पहले 2014 व 2019 में इसी लोकसभा सीट से वह विजयी हुए और PMO मंत्री रहे हैं। वहीं अपना नामांकन दाखिल करने से पहले जितेंद्र सिंह ने सुबह पूजा अर्चना की।
और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का ऐलान किया गया है। राजस्थान में विनय सहस्त्रबुद्धे को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं श्रीमती विजया रहाटकर और श्री प्रवेश वर्मा राजस्थान के लिए सह प्रभारी होंगे। हरियाणा के लिए डॉक्टर सतीश पुनिया चुनाव प्रभारी और सुरेंद्र सिंह नागर सह प्रभारी होंगे। आंध्र प्रदेश में अरुण सिंह को चुनाव प्रभारी और सिद्धार्थ नाथ सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अब रुख करते हैं अरुणाचल का। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। वहीं वोटों की गिनती 2 जून को होगी। यहां की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी की है। जारी की गई दूसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों का नाम है। एआईएडीएमके के महासचिव एडापादी के पलानीस्वामी ने लिस्ट को जारी किया है। इससे पहले बुधवार को भी एआईएडीएमके ने 16 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। और लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें सबसे ज्यादा भगदड़ कांग्रेस में मची हुई है। 1 जनवरी 2024 से अब तक हर दिन करीब 200 नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। आज नागौर से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह और रिटायर्ड आईजी रामलाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल भाजपा दफ्तर में उन्हें सदस्यता दिलाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला किया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्र सरकार पर कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने और भारत में लोकतंत्र के खात्मे के आरोप पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस वार्ता में लगाए गए झूठे आरोप आगामी चुनाव में कांग्रेस की हार के बहाने हैं। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से बड़ा है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने इनकम टैक्स के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस के खाते कानून के अनुसार फ्रीज हुए हैं क्योंकि उन्होंने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस वार्ता में सिर्फ झूठ बोला गया है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है।
जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में, तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है? हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले हैं आज। इससे पहले आगामी लोकसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है। जो लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी ने भारत की तमाम एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन को लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और इस सबके बीच कांग्रेस में जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपसी मतभेद उजागर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बार बार जातीय जनगणना कराए जाने की बात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा खुश नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना की मांग पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर आनंद शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखा है। अपने पत्र में आनंद शर्मा ने लिखा है कि जातीय जनगणना बेरोजगारी और असमानता का समाधान नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में जातीय जनगणना की मांग इंदिरा और राजीव की विरासत का अपमान बताया है। आनंद शर्मा के पत्र के बाद अब कांग्रेस के भीतर प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक जातीय जनगणना पर पार्टी के अंदर की कलह साफ उजागर हो गई है। भाजपा ने इस बीच डीएमके के चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डीएमके का घोषणा पत्र, जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र जैसा बताया है, उसमें कर्नाटक के मेकेदातु परियोजना को रद्द करने का वादा किया गया है। एक ऐसे समय में जबकि बेंगलुरु का अधिकतर हिस्सा और कर्नाटक के दक्षिणी जिले पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ये शर्मनाक है कि कर्नाटक के कांग्रेस नेता विशेषकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार अपने गठबंधन सहयोगियों के आगे इतने झुके हुए हैं। मेकेदातु परियोजना के लिए एनओसी लेना तो दूर की बात, क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने आका डीएमके से कम इस चुनावी वादे को छोड़ने को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे शुक्रवार सुबह से शुरू होगा। ये सर्वे एएसआई द्वारा किया जाएगा। सर्वे के निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंड पीठ ने दिए थे। भोजशाला का सर्वे शुरू होने से पहले डीटी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने भोजशाला पहुंचकर वहां का जायजा लिया। एएसआई की सर्वे टीम जब शुक्रवार सुबह वहां पहुंचेगी तो उसे क्या कुछ देखने को मिलेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भोजशाला की अगर बात करें तो ये भोजशाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है भोजशाला का, और इसी से लगा हुआ ये देखिए दीवार लगी हुई है। ये है कमाल मौलाना का मकबरा, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है। ये वो भव्य भोजशाला है जिसकी तस्वीर हम अब आपको दिखा रहे हैं, और यही वो प्रांगण है जहाँ पर हर मंगलवार की अगर बात की जाए तो मंगलवार को हिंदू पक्ष जो है वो यहाँ पर पूजा करता है। माँ वाग्देवी का मंदिर इसको बताया जाता है, हिंदू पक्ष का कहना है, और वो यहाँ पर पूजा करता है। और शुक्रवार का दिन जो एक दिन तय किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इसी जगह पर मुस्लिम पक्ष जो है वो नमाज अता करता है शुक्रवार के दिन। भोजशाला मुक्ति यज्ञ नाम से एक समिति जो है वो लगातार यहाँ पर अपनी पक्ष रख रही है, अपनी बात रख रही है, और उसके संयोजक गोपाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहना है हिंदू पक्ष का, और क्यों हिंदू पक्ष को ऐसा लगता है कि ये मंदिर है जिसके सबूत आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद भी हैं।
प्रथम दृष्टा देखते हैं कि हम जो गेट से अंदर आते हैं तो दाहिनी ओर ये शिलालेख लगे हैं जो साक्षात कह रहे हैं कि ये मंदिर का स्थान है। ये क्या है? ये 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को परिजात मंजरी और विजयसिंह नाटिका के रूप में लिखी थी, जिसके 17 शिलालेखों का उल्लेख है। जो बाकी शिलालेख अंदर उपयोग किए हुए 2 शिलालेख, जो अंग्रेजों ने पुरातत्व विभाग का गठन किया था 1902 में, तब इस परिसर को भोजशाला नाम से संरक्षित किया था, तब से 2 शिलालेख यहाँ पर लगे हैं। पहला शब्द देखिए उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इस शिलालेख में, सेकंड शिलालेख में जो लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः। 93 में जब प्रतिबंध लगा था तो भोजशाला में कुछ निर्माण कार्य या खुदाई हुई थी, उस समय यहाँ पर ऐसी 22 प्रतिमाएं हनुमान जी की हम देख पा रहे हैं। हाँ, कुबेर की प्रतिमाएं निकली थी। साथ ही ये खंबे हैं, जो बड़े प्रतिमाएं छोटी थी तो वो तो चली गई जहाज महल मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है, वो उसका शासकीय लेटर भी अपने पास है। पर ये जो खंबे यहाँ से जो ट्रांसफर नहीं हो पाए वो खंबे यहीं रह गए। भोजशाला खुली तो उस वक्त ये यहाँ पर संरक्षित किए गए। जो खंबे हैं उसमें घंटियाँ भी बनी हुई हैं। ये कुछ घंटियाँ हमें यहाँ नजर आ रही हैं। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई और 84 यंत्रों की यहाँ सिद्धि हुई है, जिसमें से 2 यंत्र हम आज देख सकते हैं, बाकी सब यंत्र समय के साथ नष्ट कर दिए। मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे तक होता है, हिंदू समाज आता है, यहाँ सरस्वती वंदन हनुमान चालीसा करता है। गणेश जी की प्रतिमा है, देखिए ये कान है और ये सूंड है। 77 लोगों ने देखे, लेकिन यहाँ विदर्भ में आते थे, पाने पिंजी साथ लाते थे और अपने सबूतों को नष्ट करते थे। एक जो आदेश हुआ है बीच में, जिसके इस आदेश के तहत मंगलवार के दिन हिंदू समाज पूजा करेगा और शुक्रवार के दिन नमाज होगी। एक ही स्थान पर ये दोनों आदेश संभव नहीं है। अगर हमारा कहना था कि अगर मस्जिद है तो मुसलमान को दे दो भाई, और मंदिर है तो हिंदुओं को दो। कब जब तक इसका टाइटल नहीं बदलेगा कि मंदिर है कि मस्जिद, जब तक कोई निर्णय भूमिका भी नहीं होगी, तो हमने फिर एक अलग से आवेदन लगाया कि ज्ञानवापी और अयोध्या की तर्ज पर इसका सर्वे किया जाए और बताए तो सही कि मंदिर है कि मस्जिद। ASI की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, इस विशेषज्ञों की टीम जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये प्रमाण काफ़ी कुछ हिंदू पक्ष को लगता है कि बताने के लिए होंगे कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोजशाला, धार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 21 मार्च तक उपलब्ध करा दी है। SBI ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इस जानकारी में बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड की कीमत, पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक अकाउंट की आखिरी 4 डिजिट नंबर, भुनाए गए बॉन्ड की कीमत, नंबर वगैरह शामिल हैं। वहीं साइबर सिक्योरिटी के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टी का पूरा बैंक खाता नंबर, पार्टी और बॉन्ड खरीदने वाले की KYC डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के मगध जोन में प्रतिबंधित CPI माओवादी संगठन को मजबूत करने की साजिश में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले से जुड़ी FIR में विनोद मिश्रा उर्फ विनोद मिश्रा का नाम शामिल था और वो पिछले 8 महीने से फरार था। आरोपी को NIA की एक टीम ने झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया। NIA 31 अगस्त 2023 से इस मामले की जांच कर रही है। वहीं राज्य पुलिस ने 10 अगस्त 2023 को मामला दर्ज किया था। आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन को फिर से सक्रिय करने और उसे मजबूत करने की साजिश रच रहे थे। इस मामले में आगे की जांच फिलहाल जारी है। और कर्नाटक के राज्यपाल ने मंदिर पर टैक्स लगाने वाले विधेयक को खारिज कर दिया है। राज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि क्या अन्य धार्मिक संस्थानों पर भी ऐसी ही शर्तें लगाई गई हैं। फरवरी 2023 को विवादास्पद कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 विधान परिषद में खारिज हो गया था, जबकि विधानसभा में इसे पारित कर दिया गया था। मुजराई विभाग के अंतर्गत लगभग 35,000 मंदिर हैं, जिनमें से 205 मंदिर जिनकी आय 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक है, उन्हें समूह A के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 193 मंदिर जिनकी आय 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच है, उन्हें समूह B में रखा गया है। लगभग 34,000 मंदिर जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें ग्रुप C में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने मंदिर से 5% कर वसूलने का प्रस्ताव रखा था।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अपने आवास पर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक कार्यक्रम इन स्टेप के तहत शामिल हुए प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 21 देशों के 39 प्रतिनिधियों को उपराष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि पहला इन स्टेप कार्यक्रम देश की सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत समेत अन्य देशों के लिए भी ये अहम भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक कार्यक्रम 18 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। The kind of challenge which is to global order, the rule of law, and all concerned converge, yet these nefarious forces day in and day out manage to steal a mileage. Nothing can be more befitting than having such kind of a program so that brilliant minds who are experts in their domain bring together expertise, exposure, and can help achieving that sync which is vital to give cutting edge to policies and strategies that can deal with these menaces. और रुख करते अगली खबर का। असम पुलिस की एसटीएफ टीम ने असम में घुसपैठ करने के बाद आईएसआईएस प्रमुख हारिस फारूकी और समूह के एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में असम पुलिस के आईजीपी एसटीएफ पार्थ सारथी महंत ने बताया कि दोनों ही अपराधी पहले से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों को एनआईए को सौंप दिया गया है। अब एनआईए इस मामले में बारीकी से जांच कर रहा है। NIA cases, NIA had already shared that with us, and since cases are pending in NIA against these two ISIS leaders, we have handed over them to NIA, and NIA is proceeding with their arrest and other legal procedures. उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली के त्यौहार से पहले गोकुल में प्रसिद्ध छड़ीमार होली खेली गई। फागुन माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाती है और इस साल छड़ीमार होली आज ही मनाई जा रही है। गोकुल की छड़ीमार होली खेलने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। इस उत्सव का आयोजन यहाँ सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए हर साल यहाँ छड़ीमार होली का आयोजन किया जाता है। छड़ीमार होली के दिन कान्हा की पालकी और पीछे सजी धजी गोपियां हाथों में छड़ी लेकर चलती हैं। बता दें कि मथुरा और ब्रज की होली का एक अलग ही महत्व है। यहाँ की होली सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ब्रज में होली का उत्सव मनाने के लिए हर साल देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।